हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अब पहले से बेहतर नजर आएगी दरगाह हजरत अब्बास। अंडरस्को 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 अयोध्या फैजाबाद खुर्द महल कमरख की दरगाह हजरत अब्बास अब पहले से बेहतर नजर आने वाली, क्योंकि यह दरगाह शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज हो चुकी है। इसको 3 मार्च 2022 को शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज किया जा चुका है और इसके लिए 10 सदस्य कमेटी भी बना दी गई है। इस कमेटी के सदर अलकायम फाउंडेशन के सफी हैदर ने बताया, इसका नक्शा बनवा कर इसको और बेहतर तरीके से तामीर किया जाएगा। इस परिसर में 2 मकान बने थे, एक मकान खाली कराया जा चुका है, दूसरा भी जल्दी खाली करा लिया जाएगा। परिसर में बनी करबला में ताजिए दफन किए जाते हैं, क्योंकि यह करबला खुली होने के कारण यहाँ पर जानवर गंदगी कर देते थे, जिसके लिए बाउंड्री वॉल बनाकर गेट भी लगाया जा रहा है। मुहर्रम के दौरान यहाँ पर कई प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें पुरुष के अलावा महिलाएं भी बड़ी संख्या में शिरकत करती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं के बैठने के लिए एक हाल भी बनवाया जाएगा। आज यहाँ पर कमेटी के सदस्य सहित तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर शिया वक्फ बोर्ड का एक बोर्ड भी लगाया, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि यह दरगाह अब शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज हो चुकी है। मौलाना जफर अब्बास बताते हैं कि इसकी तामीर 1968 में की गई थी, लेकिन काफी अरसा बीत जाने की वजह से अब यह दरगाह भी जर्जर हालत में पहुंच रही है। लेकिन शिया वक्फ बोर्ड में इस दरगाह को दर्ज हो जाने के बाद और एक नई कमेटी गठित होने के बाद अब यह दरगाह पहले से बहुत बेहतर नजर आने वाली है। दरगाह की तामीर जल्द हो, इसके लिए सभी ने मिलकर दरगाह में दुआ की है। बताइए क्या प्रोग्राम है? जब हम बचपन में यहाँ आए थे, हमारा 12 मुहर्रम का एक जुलूस होता है जिसको हम उठाते हैं, और जब से वो अब तक ऐसे ही देखते, हालात इसके इतने बदतर होते चले गए। जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम लोग को लगा, हमारे जो दोस्त यार हैं, हमारे कमेटी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि एक काम करना चाहिए, तो हम लोग खड़े हो गए। अब हम पूरे शहर को लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसकी तामीर होगी और अच्छे से अच्छे होगी। और हमारे पूरे शहर के जितने भी लोग हैं हम सबको लेके चलेंगे, वो कोई भी हो। बस हालात इसके बहुत बदतर हैं, देख रहे हैं, खस्ता हाल है। इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द हम लोग तामीर कराएंगे। सुहेल ज़ैदी। क्या प्रोग्राम? आज यहाँ पे नई कमेटी बनाई गई है जो खुद महल दरगाह कमरख के नाम से। ये अभी तक शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं थी, ये अब वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई है और 10 अफराद की एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें हमारे सचिव साहब जनाब अरशद साहब हैं और नायब सदर सुहेल साहब हैं और नायब सचिव मोहम्मद मेहदी आफाक साहब हैं और मैं सदर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये दरगाह बहुत दिनों से जर्जर हालत में है और हम लोग का बहुत दिनों से ये था कि इसको तामीर कराना है, मगर चूँकि इसकी तामीर 5 साल पहले एक इफ्तिताह किया गया था इसकी तामीर के लिए, मगर काम किसी वजह से नहीं हो पाया था, तो जिसको हम लोग लेके चल रहे थे कि इसको हमें तामीर कराना है। अब ये हमारा काम हो गया है और यहाँ पे आज हमने एक बोर्ड लगा दिया है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का, ताकि अब यहाँ जो कमेटी बन गई है बिना उसकी परमिशन के यहाँ कोई भी काम कोई भी नहीं करा सकता है। वो कराएगा तो गैर कानूनी कहलाएगा। और अब हम लोग इंशाल्लाह इसका ब्लूप्रिंट नक्शा बनाने के बाद दरगाह तामीर का काम बहुत जल्द शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जो ये कमेटी बनी उसका क्या कार्य होगा? हमारा सबसे पहला काम ये है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको सही करना, और सबसे जो मेन काम है वो हमारा तामीर का काम है, क्योंकि इस दरगाह को पूरा जो है डिमोलिश करके नई तामीर करना है और वो सबसे हमारा अहम मुद्दा है। और उसके बाद जो यहाँ पे जो चीज़ें कमी है उसको सुधारना है, और जैसे लाइट का है और पानी का है, सारा इंतज़ाम वगैरह है। और पूरे शहर का यहाँ पे समझ लीजिए कि जुलूस आता है हर तरह का मुहर्रम में, और जिस तरह से लोगों की श्रद्धा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान सुन्नी शिया सभी लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं और उनकी यहाँ पर कामना पूरी होती है। हमारी करबला भी है और ये करबला भी है। में करबला भी है। हाँ, यहाँ पे ये हमारे दाहिने साइड में करबला है जो बहुत पुरानी करबला है। यहाँ पर पूरे शहर का ताज़िया समझ लीजिए कि आता है और दफन होता है, और उसके बाद यहाँ पे मौलाए कायनात का एक जुलूस रमज़ान मुबारक पे भी आता है 21 रमज़ान को, जो यहाँ पे दफन होता है। करबला के बगल में कोई निर्माण चल रहा है, जो कुछ बनवा? हाँ, नहीं, ये अभी जो है ताबीर हुई थी। करबला के जो साइड में है उसकी बाउंड्री की जा रही है, जो जानवर वगैरह घुस जाते थे उसके लिए गेट लग रहा है, ताकि उसमें जानवर ना जाएँ, गंदगी ना करें, साफ़ सुथरा रहे, और उसको और खूबसूरत बनाया जाएगा इंशाल्लाह। इस दरगाह को और बेहतर बनाया जाए, क्या प्लान किया है आप लोगों ने? हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले हम इसका नक्शा बनाएंगे और नक्शा बनाने के बाद उसकी हम एक इफ्तिताह करेंगे, एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमारे शहर के लोगों को, हम शहर के तमाम लोग होंगे, और हमारे आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब हैं, शमीम हसन साहब हैं, और शहर के तमाम उलमा इकराम हमारे सबको लेके मुअज़्ज़िज़ हज़रात जितने भी हैं वो सब आएंगे और यहाँ पे एक इफ्तिताह होगा, एक बड़ा प्रोग्राम होगा। उसके बाद संगे बुनियाद इंशाल्लाह
जल्दी ही रखी जाएगी। कमेटी में कितने लोग हैं? कमेटी में 10 अफराद हैं अभी। 10 अफराद ये अभी हमारी वक्फ बोर्ड में दर्ज हुई है कमेटी, मगर एक कमेटी हम तश्कील ऐसी देंगे जिसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ हज़रात जो हैं वो हर मोहल्ले के, उनको हम जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेंबर हम नहीं दे सकते थे, तो उसको हम जोड़ के एक बड़ी कमेटी बनाएंगे ताकि पूरे शहर को लेके एक साथ चलना है, और तभी ये तामीर मुमकिन हो सकती है, बिना सबके सपोर्ट से नहीं हो पाएगा। इस परिसर में कोई मकान भी बना है, कोई रहता भी है? हाँ, इस परिसर में 2 मकान थे, जिसमें एक मकान खाली हो गया है और एक मकान है जो अभी इंतज़ार का है। वो बना रहे थे मगर उसको हम लोगों ने रोका। उसको रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दरगाह की तामीर होनी है, बगल में हमको हॉल बनाना है, एक तरफ लेडीज़ हॉल, एक तरफ जेंट्स हॉल, तो वो हमको दिक्कत कर रहा था, तो उसकी हम लोगों ने जो है जिस तरह से हो सका उसको रोका है। अभी फ़िलहाल छत नहीं पड़ी है और जल्दी उसको जो है खाली करवा के हम लोग इसकी तामीर करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफ़ी हैदर, फाउंडर अल-कायम फाउंडेशन ट्रस्ट। कमेटी बनी है, बोर्ड भी लगाया गया वक्फ बोर्ड का, क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? ये कमेटी इसलिए बनाई गई है कि यहाँ तामीरी काम अरसे से ये हो रहा था कि अब बनेगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। चूँकि ये वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं थी, इन लोगों ने मेहनत करके, जवानों ने मेहनत करके इसको दर्ज कराया और अच्छे तरीके से असर नौ ये दरगाह तामीर होगी। ये तैयार हुई है 1968 में, लेकिन इतनी शिकस्ता हालत हो गई न देखने की वजह से कि अब इसको असर नौ नहीं बनाएंगे तो फिर बहुत ख़राब पोजीशन हो जाएगी। काफ़ी प्रोग्राम भी होते हैं यहाँ इस दरगाह। प्रोग्राम में यह है कि बड़े जुलूस, जैसे मसलन 28 रजब का जुलूस है, 21 रमज़ान का जुलूस है, 10 मुहर्रम का जुलूस है, और 12 मुहर्रम को 72 शुहदा का ताबूत जो आता है, उसमें ये दरगाह, ये मैदान पूरा भरा रहता है, काफ़ी पब्लिक आती है। और इस जो ये तामीर हो रही है, इसमें तकरीबन 13 से 1400 ताज़िए, पूरे शहर में सबसे बड़ी दरगाह, 13 से 1400 ताज़िए इस करबला में आके दफन होते हैं। एक एक कब्र में 15-15, 20-20 ताज़िए दफन करते हैं तो जाके पूरा हो पाता है। अभी एक मर्द मोमिन ने नियत की कि इसको हम तामीर करा दें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम चल रहा है और कई लाख के ऊपर वो भी जाएगा। लेकिन इस काम से और इस काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो करबला का मामला है, ये रोज़े का मामला है। लिहाजा ये कमेटी इंशाअल्लाह रोज़ा तामीर कराएगी। और फैज़ाबाद की आवाम अब वो आवाम नहीं है जो पहले थी, वो सब ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके, मरकज़ी दरगाह है ये रोज़ा हज़रत अबुल फज़ल अब्बास जो है, ये मरकज़ी है, लिहाजा इसको जल्द से जल्द तामीर होना चाहिए। शहर के अंदर है। हम खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि जितने भी मेंबरान हैं, ओहदेदारान हैं, मेहनत काविश अपनी करें। हम भी हर वक्त तैयार हैं, इसलिए कि जब इसकी बुनियाद रखी गई थी, पहले वाली बुनियाद ये जो दरगाह है, उस वक्त से हम अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं। और इंशाअल्लाह जब तक ये हमारी हयात है, हम इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी बाहर से भी मदद करवाएंगे इंशाअल्लाह। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? हम अलहाज मौलाना मिर्ज़ा ज़फ़र अब्बास। अयोध्या में लूट की बड़ी वारदात। 3 बदमाशों ने गश्त पर निकले सिपाही से राइफल लूटी। एसएसपी शैलेश पांडे के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स मौके पर। पुलिस ने की कामबिंग। जंगल में राइफल छोड़कर भागे तीनों बदमाश। पुलिस कर रही कामबिंग। थाना हैदरगंज के बिसुन बाबा जंगल का मामला। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने अपने आवासीय कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण की महायोजना के अंतर्गत मास्टर प्लान 2031 के तहत आपत्ति दर्ज कराने वालों को व्यक्तिगत फोन करके घर और दुकान का कागज मंगवाना अव्यवहारिक। वर्तमान प्रस्तावित मास्टर प्लान को 1983 का पास मास्टर प्लान बताना और आज पारित कराना यह संदेहास्पद। यदि या 30 मीटर और 45 मीटर का प्लान 1983 का है तो तब से लेकर आज तक हजारों की संख्या में बनने वाले भवन का नक्शा विकास प्राधिकरण के द्वारा पास कैसे हुआ, और विकास प्राधिकरण के द्वारा केवल पास नक्शे पर निर्माण किए हुए व्यक्ति को केवल पार्किंग को न छोड़ने के नाम पर नोटिस या उत्पीड़न, जबकि नक्शा 12 मीटर 15 मीटर की वर्तमान सड़कों पर इन्हीं के विभाग के द्वारा स्वीकृत किया गया। पूर्व की बातों को छोड़ते हुए संगठन के द्वारा यह मांग की जाती है कि प्रस्तावित मास्टर प्लान के अंतर्गत अयोध्या नगर अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के वर्तमान सड़कों का नाप लेकर 15 से 20% बढ़ाकर मास्टर प्लान बनाया जाए, जिससे मानचित्र प्राप्त कराने से लेकर स्थान और भवन निर्माण में कोई असुविधा न हो, जिससे रोजी रोजगार के प्रतिष्ठान कॉम्प्लेक्स का निर्माण और निवासियों का भवन निर्माण हो सके और क्षेत्र का समग्र विकास भी हो सके। यदि 30 मीटर 45 मीटर प्रस्तावित प्लान पास होता है तो अयोध्या नगर और तीर्थ क्षेत्र आज नहीं तो कल
उजड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और साथ ही ये वैध रूप से निर्माण से भी वंचित हो जाएंगे। देवकाली से दर्शन नगर होते हुए प्रस्तावित मुख्य मार्ग दर्शन नगर मुख्य बाजार से न होते हुए बाईपास बनाकर निकालने से पुरानी बाजार सहित हजारों लोग पीड़ित होने से बच जाएंगे। इसलिए दर्शन नगर बाजार को बचाने के लिए बाईपास दिया जाए। प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान जो प्रस्तावित है उसके अंतर्गत जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उनको व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके और घर और दुकानों का कागज़ मांगना पूरी तरीके से अव्यावहारिक है, जिसकी लिए हम लोगों ने वहाँ पे उनको कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है और कहीं ना कहीं उनके जो आपत्ति का निस्तारण का तरीका है वो भी जो है उससे प्रभावित होता है। दूसरी चीज़ कि अगर ये मास्टर प्लान 1983 का है, पारित है, और आज आपको पारित कराने की क्या ज़रूरत है? और अगर 1983 से 30 मीटर और 45 मीटर की सड़कें की बात कर रहे हो तो हज़ारों की संख्या में जो भवन निर्माण हुआ है, जिनके पास आप ही के द्वारा नक्शा दिया गया है, उसको कैसे जस्टिफाइड करेंगे आप? तो ये कहना कहीं ना कहीं आपके बात को और आज की जो स्थिति है वो उसके बीच में संदेह पैदा कर रहा है। अगर ये आपका मास्टर प्लान है 1900 ये जो इस समय वर्तमान है, इस मास्टर प्लान के तहत अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है 30 मीटर 45 मीटर आप करते हैं तो कोई भी व्यक्ति न दुकान बना सकता है न घर बना सकता है। ऐसी परिस्थिति में उसको वो क्या करेगा, क्या होना है अगर आप चौड़ीकरण नहीं करते हो, और चौड़ीकरण करते हो तो पूरी जगहें समाप्त हो जाएंगी। तो मेरा केवल आप लोगों के माध्यम से विकास प्राधिकरण से, सक्षम अधिकारियों से, सरकार से, शासन से ये मांग है कि वर्तमान सड़कों के नाप को लेते हुए, बीच का माप निकालते हुए और उसको मास्टर प्लान के अंतर्गत 15 से 20% आवागमन और जो इस समय जाम और वो सारी चीज़ों को लगता है, उन चीज़ों को देखते हुए 15 से 20% की बढ़ोतरी करते हुए मास्टर प्लान को पास कराया जाए या बनाया जाए, जिससे कि क्षेत्र का विकास स्वयं से जो लोग करते हैं वो भी हो, रोजी रोजगार में पड़े, निर्माण भी सुंदर हो सके और शहर भी सुंदर हो सके, इसका ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें की जाएं। अन्यथा समस्या बहुत बड़ी आने वाली है और आएगी, और उसका सामना हमें आपको सबको करना है। इसी के लिए जागरूकता अभियान के तहत ये चीज़ आज प्रेस वार्ता की जा रही है और इस क्रम को आगे बढ़ाने का, चलाने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ अभी 1 दिन 2 दिन के अंतर ही जो हम लोग का प्रस्ताव है, ये केवल एक बिंदु पर जाकर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर दिया जाएगा। रामनवमी महोत्सव के मद्देनजर अयोध्या के कैकेयी घाट स्थित कौशले सदन मंदिर के निकट रामानुजियम के प्रांगण में विराट संस्कृत संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहीं इस संस्कृत संत सम्मेलन के आयोजक जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज संस्कृत सम्मेलन में आए हुए बड़ी संख्या में संत महंतों और सभी विशिष्ट विद्वानों का माला पहनाकर व अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत किया। संत सम्मेलन का आगाज त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान संस्कृत सम्मेलन का संचालन स्वयं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज ने किया। संस्कृत साहित्य सम्मेलन में आए हुए अतिथियों का स्वागत गीत के माध्यम से गायन मंडल द्वारा किया गया। इस संस्कृत संत सम्मेलन में दर्जनों विशिष्ट संतों ने अपने अपने विचार रखे। इस संस्कृत सम्मेलन में व्यवस्थापक की भूमिका पदमनाथ शुक्ल जी महाराज ने निभाई। वही संत सम्मेलन के माध्यम से संतों ने मौजूद भक्तगण को बताया कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा जिसमें वास्तविकता भरी पड़ी है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज अपनी इस अनमोल भाषा संस्कृत को भूलकर हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं का प्रयोग अपने बोलने चालने के लिए करने लगे हैं। संत सम्मेलन के आयोजक जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज ने आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हुए इस संत सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा की। बताते चले कि कैकेयी घाट स्थित कौशले सदन मंदिर के निकट रामानुजियम के प्रांगण में चैत्र रामनवमी के नवरात्रि के पहले दिन से ही स्वामी जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वाद भक्तों को कराया जा रहा है। यहां आयोजित संस्कृत सम्मेलन संपन्न होने के बाद कौशले सदन के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज द्वारा पुनः श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया गया।
इस दौरान संस्कृत संत सम्मेलन में मणिराम दास जी की छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, रंग महल के महंत रामशरण दास, हनुमान गुफा के महंत हनुमान दास, जगत गुरु हरि प्रपन्नाचार्य जी महाराज, संस्कृत के विद्वान डॉक्टर रामानंद शुक्ला, साकेत महाविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय, जगत गुरु रामानुजाचार्य रघुनाथ देसिक जी महाराज, महंत अर्जुन दास जी महाराज के अलावा बड़ी संख्या में संत और श्रोता मौजूद रहे। के माध्यम से राह दिखलाते हैं। ऐसे संत महापुरुष लोग जो हैं वह किस रूप में छात्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से और अध्यापकों के माध्यम से, विचारकों के माध्यम से समाज में अलख जगा रहे हैं और स्वयं भी अलख जगा रहे हैं। ऐसे पीठाधीश्वर महापुरुष लोग यहाँ पर विराजमान हैं और ये सभी लोग अपने अपने भावों द्वारा यही व्यक्त कर रहे हैं कि हम संत महात्मा साधु ब्राह्मण सब लोग यदि सावधान होकर के वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहें तो सब में परस्पर सामंजस्य होगा, समन्वय होगा, सह अस्तित्व और सहकारिता सद्भावना के माध्यम से हम समाज को समृद्ध करने में समर्थ होंगे। हमारी शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही हमारे समाज का निर्माण हो सकता है और शिक्षा पद्धति में हमें राष्ट्रीय शिक्षा, हमारी धार्मिक शिक्षा के पीछे राष्ट्रीय स्वरूप क्या था, राष्ट्र स्वरूप के रूप में हम राष्ट्रगान करते थे। आप ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, राष्ट्रे राजन्य सूरेश व्योति व्याधि महारथो जायताम, दोग्ध्री धेनुर्वोढानडमान, हमारे राष्ट्र की गायें दूध देने वाली हों, समर्थ राजा हों, सम्राट हों। इस तरह तो हम सब लोगों के बीच में बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, वे सभी महापुरुष लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोग उनके आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे तो अपने आप ही मार्गदर्शन मिल जाएगा। मैं आप लोगों को क्या मार्गदर्शन दूंगा, अब आप सब लोगों के बीच में हमारे रामहर्षण कुंज के महाराज जी मार्गदर्शन देंगे। उसके पहले सियाराम किला के महाराज जी आप सब लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपको इन्हीं शब्दों के माध्यम से मैं यही मार्गदर्शन देता हूँ। ओम। रामनगरी अयोध्या के श्री जानकी महल ट्रस्ट में 5 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा प्रसिद्ध समाजसेवी राघवाचार्य अनुरागी हरिओम तिवारी द्वारा कही जा रही है। इस कथा के द्वारा युवा आध्यात्मिक संवाद के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को आध्यात्म से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें राम कथा के माध्यम से ज्ञान का प्रवाह किया जा रहा है। वही प्रदीप पांडेय ने कहा कि जब से समाजसेवी हरिओम तिवारी ने राघवाचार्य अनुरागी सेवा दल का गठन हुआ है, जो गैर राजनीतिक दल है, जिसका प्रमुख कार्य विशेष रूप से गरीब कन्याओं का विवाह, विधवाओं की भी आर्थिक रूप से मदद करता है। तो वही अवधेश ने कहा कि प्रसिद्ध समाजसेवी राघवाचार्य अनुरागी हरिओम तिवारी निस्वार्थ भाव से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय से राम कथा करते हैं और जो युवा जो सनातन संस्कृति से भटक गए हैं उनको मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये अयोध्या में 5 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, जिसका समापन रामनवमी के दिन होगा। समाजसेवी ने लोगों से सनातन धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार व प्रसार करने की अपील की। पूज्य श्री हरिओम तिवारी जी ने राघवाचार्य सेवा दल का गठन किया है। ये गैर राजनीतिक दल है। उससे हम लोग जो है जिले के गरीब कन्याओं, विधवाओं का भी जो है मतलब जो है सहायतार्थ काम करेंगे। इस पे जो है ट्रस्ट में प्रदीप कुमार पांडे अनुरागी श्री हरिओम तिवारी जो प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, ये जो है निस्वार्थ भाव से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय श्री राम कथा करते हैं। और ये जो हमारे युवा सनातन धर्म की मुख्य धारा से विमुख हो गए हैं, उनको सनातन धर्म की मुख्य धारा में लाने हेतु युवा सत्संग संवाद के नाम से, युवा आध्यात्मिक संवाद के नाम से कार्यक्रम करते हैं, ताकि वो पुनः समाज में आध्यात्मिक चेतना के साथ रहते हुए अपना जीवन यापन कर सकें और अपना व्यापार या जो कुछ भी करना चाहते हैं वो अपने सनातन धर्म की परंपरा के अंदर ही करें। कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं? इसमें मुख्य रूप से हमारे राघवाचार्य अनुरागी श्री हरिओम तिवारी जी के सानिध्य में प्रदीप पांडे जी रहते हैं, उनके छोटे भाई श्री ओम तिवारी जी रहते हैं और बाकी हमारी संगीत की टीम रहती है। कितने दिवसीय कार्यक्रम? यहाँ पे हमारी अयोध्या में 5 दिवसीय कार्यक्रम है।
रामनवमी के दिन इसकी कथा का समापन होगा। ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? जानकी महल में, जानकी महल ट्रस्ट अयोध्या जी में कथा चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं से कहना है कि जो राघव चरणानुरागी श्री हरिओम तिवारी जी का संकल्प है, पवित्र संकल्प लेकर के चल रहे हैं कि आप सनातन धर्म की मुख्य धारा की ओर अग्रसर होइए और उसके अनुरूप रहते हुए अपने। कोर्ट के आदेश पर महिला के शव को कब्र से बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बता दें कि पूरा मामला रौनाही थाना क्षेत्र में 5 सितंबर को ग्राम चिर्रा निवासी करीब 24 वर्षीय महिला कुसुम पत्नी विक्रम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद महिला के ससुराल पक्ष वालों ने आनन फानन में शव को दफना दिया था, लेकिन महिला के मायके वालों को महिला की मौत संदिग्ध लगी और महिला के पिता रामसकल ने थाने पर तहरीर देकर दहेज हत्या का मुकदमा ससुराल पक्ष वालों पर दर्ज कराना चाहा, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। महिला के पिता ने अदालत की शरण लिया और 156/3 के तहत सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया। सीजेएम कोर्ट ने महिला के शव को कब्र से खोदवाकर जांच के आदेश पारित किया। इसके बाद चिर्रा गांव में सीओ सदर और पुलिस टीम के साथ पहुंचे और महिला के कब्र को खोदवाना शुरू किया, लेकिन कब्र की मिट्टी सख्त होने की वजह से जेसीबी मंगवाई गई और महिला के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चाचा है उनके और लड़का के पिताजी और लड़की के देवर गए थे वहाँ, हमारे यहाँ धमकी दी, हमने गला दबा के मार दिया, जहर खिला के मार दिया, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ जाओ, कि पुलिस दरोगा कर लो, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तभी सर हम लोग प्रक्रिया चालू किए हैं। शादी हुई, सब पूरा डिक्लेयर हुआ, उसके बाद में ये लोग सब बीच में जहर खिला दिए। अब मरने जब आदमी सीरियस होता है तो जिला अस्पताल लेके भागता है, ना कि जो बात सरकारी अस्पताल वहाँ देहात खिरौनी लेके जाइए, डिस्ट्रिक्ट जिला बड़ा जिला है यहाँ दिखाइए। लोग गोंडा बहराइच बस्ती से आते हैं, वो आप वहाँ लेके खिरौनी ब्लॉक जा रहे हैं, मरने के बाद वही प्रक्रिया रहे हैं। आप कह रहे हैं विपिन क्या ले ही नहीं गए हैं ये लोग, अलग है लोग, उसकी शरीर काली पड़ी थी, हम लोग पहुंचे देखिए तो। अब घटना सर ये 8 महीने हो गया सर, पहले से हुआ है। अब हमको इंसाफ चाहिए सर, उस लड़की की तरफ बोल रहे हैं सर, जहर खिला के की गई है, लड़की शरीर काली पड़ी थी, हम लोग वहाँ देखे थे। प्रशासन आपकी कितनी मदद कर रही है? प्रशासन सर पहले तो नहीं मदद किया, थाना भी वहाँ नहीं सुनवाई हुई, तो हम यहाँ कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तभी हमारी सुनवाई हुई। फिर सीओ साहब जो सीओ सदर हैं वो पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। अब हम वही चाहते हैं इन लोग को दोषी हैं तो इनको सजा मिले बस। कहाँ का मामला है ये सर? ये तो लड़की का पक्ष बिहारीपुर है, टोनिया बिहारीपुर है, लड़का का पक्ष वहाँ है चिर्रा जगनपुर। तो लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम है विक्रम। लड़की का क्या नाम है? कुसुम। आप कौन है? उसके चाचा हैं। आपका क्या नाम है? रामजुगुन। आज कलेक्ट्रेट परिसर से फैजाबाद अंबेडकर नगर विधान परिषद सीट से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जिसमें फैजाबाद अंबेडकर नगर दोनों जिलों में 21 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। फैजाबाद में 12 व अंबेडकर नगर में 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दोनों जनपदों के 4042 मतदाता 3 प्रत्याशियों के भाग्य का कल फैसला करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर मजिस्ट्रेट व स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स को भी मतदान केंद्रों पर लगाया गया है। दोनों जनपदों के सभी ब्लॉक मुख्यालय व शहर में भी एक मतदान केंद्र बनाया गया है। फैजाबाद शहर में जिला पंचायत कार्यालय में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं भाजपा से डॉक्टर हरिओम पांडे, समाजवादी पार्टी से निवर्तमान एमएलसी हिमालाल यादव व एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र देव तिवारी चुनाव मैदान में है। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। मतदान कल सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक होगा। लोगों ने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट गठित कर दिए हैं और सब लोग अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। अब आज पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है और हमारे यहाँ जनपद अयोध्या में 12 बूथ हैं और जनपद अंबेडकर नगर में 9 बूथ हैं। कुल मिलाकर 21 बूथ हैं हमारे विधान परिषद चुनाव में। और यहाँ अयोध्या की पार्टी यहाँ रवाना हो रही है और वहाँ अंबेडकर नगर की पार्टी वहाँ से रवाना होगी। इसमें हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट जितने 12 सेक्टर हैं 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट हम लोग लगाए हैं और अम्बेडकर नगर में भी 9 बूथ हैं, वहाँ 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जहां राम मंदिर निर्माण का काम तेजी के साथ में हो रहा है, तो वही भक्तों की आस्था भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपने आराध्य की आस्था में एक भक्त ऐसा लीन हुआ कि 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद उसने 6 फीट लंबी अगरबत्ती बना डाली। यह अगरबत्ती 6 इंची चौड़ी और 6 फीट लंबी है, जो आज रामलला को भेंट की गई।
सोमनाथ से आए श्री राम भक्त विपुल भाई ने 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद बनने वाली 6 इंच चौड़ी और 6 फीट लंबी इस विशालकाय अगरबत्ती को आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय पहुंचकर भेंट किया। अब यह अगरबत्ती रामलला के समक्ष रामनवमी के दिन जलाई जाएगी। राम भक्त विपुल भाई ने बताया कि 6 फीट लंबी और 6 इंच चौड़ी यह अगरबत्ती जब रामलला के समक्ष जलाई जाएगी तो 3 से 4 दिनों तक यह अगरबत्ती अनवरत चलती रहेगी और उसकी खुशबू जहां पर रामलला विराजमान है वहां के आसपास महकती दिखाई देगी। फिलहाल आस्था से ओतप्रोत सोमनाथ से आए राम विपुल भाई ने यह अगरबत्ती श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्यालय पहुंचकर वहां पर मौजूद ट्रस्ट के सदस्यों को सौंपी है। कुल मिलाकर अयोध्या जिले में या यूं कहें कि पूर्वांचल में शायद ही 6 इंच मोटी और 6 फीट लंबी की ऊंचाई में यह पहली अगरबत्ती होगी जो रामनवमी के पर्व पर प्रभु श्री राम के समक्ष जलाई जाएगी। कहाँ से आए हैं आप और यहाँ किस लिए आए हैं? हम वेरावल से आए हैं, सोमनाथ। वेरावल सोमनाथ हमारा मूल गांव चोरवाड़ है और चोरवाड़ से हम रामलला के लिए अगरबत्ती बना के लेके आए हैं। यहाँ अयोध्या में राम जन्म है, परसों है, इसीलिए हम वहाँ से अगरबत्ती 2 महीने की मेहनत के बाद बना के आए हैं और यहाँ आने के बाद दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और हमारी महत्ता है ये है कि रामलला के जन्मस्थली पे ये अगरबत्ती पेटाई जाए, जलाई जाए, ताकि रामलला बहुत खुश हो जाए। ऐसी कृपा करना मैनेजमेंट से ये मैं यही कहता हूँ कि जो भी इसकी जांच करनी हो वो कर सकते हैं। और परसों रामलला का जन्मदिन है, उसी टाइम पे ये जलाई जाए ताकि वो मजबूत हो। जय श्री राम। ये अगरबत्ती है वो तकरीबन 5000 रुपये की बनी हुई है और इसमें बांस है, बांस की पूरी छोर है, दोनों छोर से बाद में होल करके बाद में हमने ये मसाला इसका अलग अलग प्रकार से मसाला डाल के बनाई हुई है। ये प्राकृतिक है और जो इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है और ये प्राकृतिक है और सुगंधित है अगरबत्ती। वो जो अगरबत्ती है वो अच्छी तरह से समझ ले, बाद में कैसे इसको जलाना है उसका हम डिटेल में दे सकते हैं। इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? उसका ये बनाने में कम से कम मुझे 2 महीने लगे हैं और हमने जो भी बनाई है रामलीला के लिए दिल से बनाई हुई चीज़ है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसका फीट की है, ये कितनी देर जलेगी? तकरीबन ये 4.5 फीट की 5 फीट की हो सकती है, शायद ये हम कम कहें तो 6 फीट की भी हो सकती है क्योंकि हम थोड़ी जल्दी में बनाई है। और ये जलेगी, एक बार चालू होने के बाद 3 से 4 दिन तक ये कंटिन्यू होगी और पूरे मोहल्ले में खुशबू फैलाएगी। अगरबत्ती ये बनाने का तरीका कहाँ से मिला या आपकी कोई फैक्ट्री है? हम अगरबत्ती का कामकाज है, हम अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरर हैं और हम हमारा गांव है चोरवाड़, धीरूभाई अंबानी का गांव है, उसके बगल में ही रहते हैं और मेरा अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग है। और वहाँ पे हम 24 साल का अनुभव है हमें अगरबत्ती का। कितने लोग आए हैं इसको लेके? हम तो पूरा बस लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।